मुझे आपके साथ मेरे विचार रखते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप सब लोग इस देश को विकास की ओर गति से ले जा सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आप सब लोग इन्वेस्टर हो और हमारे देश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम सबको है, और इसका उपयोग अगर ठीक प्रकार से हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आप सब लोग वही हो कि जो प्रॉब्लम्स, समस्याओं को भी सुसंधि में रूपांतरित करने की क्षमता रखते हो। जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी 9 स्टेट में रूलिंग पार्टी करके हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस, एंड लेट इट बी ए पॉलिटिक्स फॉर 21st century, इट इज फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। The important 2 things which are related with the subject for our industrial growth and agriculture growth are 2 important sectors. And for industrial investment, capital investment, we need water, power, transport and communication. And for the agriculture, we need water, that is water management, seed, fertilizer, power, and at the same time capital with a lower cost, low interest. स्थिति तो ऐसी है कि मर्सिडीज गाड़ी अगर लेनी है तो 8.5% इंटरेस्ट रेट है, और ट्रैक्टर खरीदना है तो 13% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर एग्रीकल्चर की परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, और गवर्नमेंट के लेवल पर लगातार आप सबको पता है कि प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन, इसके कारण आज देश की स्थिति बहुत कठिन हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, इन सब देशों में इन्फ्लेशन का रेट 2% से कम है, और हमारा इन्फ्लेशन रेट आज का मुझे पता नहीं, पर 11% प्लस ज्यादा ही इन्फ्लेशन का रेट है। जो प्लानिंग कमीशन में जो 5 रिपोर्ट सरकार को मिली है, उसमें से सेनगुप्ता, सक्सेना, तेंदुलकर, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन बैंक, ऐसे 5 रिपोर्ट मिले हैं। उसमें से सक्सेना साहब ने कहा है कि हमारे देश की 90% ऑफ द पॉपुलेशन इनकम पर डे इज लेस देन $2। और सक्सेना जी ने आगे ये भी कहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका रोज इनकम 20 रुपए से कम है। आप इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा देश कंज्यूमर का सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे देश में है, पर उसका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, उसकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये ट्रेडिंग में ग्रोथ कैसी आएगी? और इसके कारण जो बेसिक रीजंस हैं उसकी ओर अभी भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने इस बात का विचार करने के लिए शुरुआत की है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। किसी भी देश के लिए, किसी भी कारपोरेट के लिए, या किसी भी व्यक्ति जो कहीं भी काम कर रहा है, उसको दूर का सोचने के लिए विजन की आवश्यकता है। हमारे यहां मजाक में कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन and every socio-economic reformer thinks from century to century. आवश्यकता यही है कि हमारे देश की कोई ब्लूप्रिंट बने, और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि हमने इस कार्य को शुरुआत की है कि इंडिया विजन 2025, और करीब 55 सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार की मॉडल को तैयार करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोग अनेक लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बीच में CIA के भी प्रेसिडेंट और उनके टीम के साथ भी हमारी चर्चा हुई, और बहुत से लोग इसके ऊपर उनके सजेशंस हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला था कि देश में आज इंडस्ट्री की अवस्था ऐसी है कि हमारे पास 55% लोगों को बिजली नहीं मिलती, और 55,000 मेगावाट का पावर शॉर्टेज है, और 12 प्लान में कोयला अवेलेबल नहीं है।
न्यूक्लियर पावर की चर्चा बहुत हो रही है, पर उसकी कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट 16-17 करोड़ रुपए है। अभी नई पॉलिसी सोलर एनर्जी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सरकार ने जाहिर की थी, उसमें 1 और 2 मेगावाट 150 मेगावाट के लिए केवल रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो मैंने उनको 3 दिन पहले ही पत्र लिखकर मांग की है कि आप रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हो? जितने लोग आना चाहते हैं उतने लोगों को आने दो, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना इन्वेस्टमेंट करने दो, अलाउ पीपल टू वर्क। आप एक रेट तय करो कि सोलर पावर आप क्या भाव से लेंगे। और मेरा विश्वास है कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में अगर लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आती है और लोग आते हैं तो 2 साल में 2-3 हजार मेगावाट का भी काम अगर शुरू हो जाता है और इंडिजिनियस मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा तो कॉस्ट 7 से 8 करोड़ रुपए तक आएगी। और अगर इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी लैंड हमारे पास है, वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, उसमें अगर हम सोलर का उपयोग करते हैं तो एक पावर जनरेशन का अच्छा स्रोत हो सकता है। जहां तक हमारे हाइड्रो पावर का पोटेंशियल का संबंध है, उसमें स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 45,000 मेगावाट का पावर पोटेंशियल है, उत्तराखंड में 50,000 मेगावाट का है। पर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो नियम इस प्रकार से बने हुए हैं कि हाइड्रो पावर का पोटेंशियल होने के बाद भी मुश्किल से 2,500 और 3,000 मेगावाट के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। अगर पावर ही नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कहां से आएगी? इंडस्ट्री नहीं आएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? और इनकम नहीं बढ़ेगा तो आपका मार्केट में तेजी कैसे आएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम जिसकी आज आवश्यकता है। और पावर इज वन ऑफ द सेक्टर जिसकी परिस्थिति बहुत खराब है। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में और एक पावर के बारे में भी मुझे लगता है जिसमें आप लोगों ने निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि 12 प्लान में कोल अवेलेबल नहीं है। इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें मुझे लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े प्रमाण पर माइंस एक्वायर करनी चाहिए, जहां की कैलोरिक वैल्यू इंडोनेशियन कोयले की 5,000 के ऊपर है, 7,500 तक कैलोरिक वैल्यू है और ऐश परसेंटेज भी कम है। और बड़े प्रमाण पर पोर्ट के बाजू में अगर हम लोग पावर प्रोजेक्ट डालते हैं इंपोर्ट कोल के ऊपर, तो आज उनको भी कमाई अच्छी है और देश की भी आवश्यकता दूर हो सकती है। और पावर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है और मुझे लगता है कि उसके सिवा हम आगे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड और हिमाचल के लग बाजू में चाइना में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 18,000 मेगावाट का तैयार हुआ है। वो 18,000 मेगावाट पावर जनरेट करता है एक ही प्रोजेक्ट। और हमारी अवस्था ऐसी है कि हमारे प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एक्ट के कारण लटके हुए हैं। जो कोल माइंस मिली हुई है उसमें भी, जो मिली हुई माइंस थी उसमें भी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया है। हमको इन्वायरमेंट चाहिए, फॉरेस्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी चाहिए। दोनों के बीच में अगर कोई समन्वय नहीं रहेगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी होगी। बाकी आयरन ओर के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने आयरन ओर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बैन करना चाहिए। जो वैल्यू एडिशन है वो करेगा उसी को हमको और देंगे, इस प्रकार की भूमिका लेनी चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी खड़ा होगा और देश के तरक्की के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से काफी अच्छा नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसमें तो आज कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा झगड़ा पानी के कारण हो रहा है। पानी में बहुत बार आज स्थिति ऐसी है कि जहां हमने बड़े बड़े डैम तैयार किए, आज पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम है कि कोयला अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, पर पानी नहीं मिल सकता। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो पानी का रिजर्वेशन है वो अगर इंडस्ट्री को देते तो वहां लोगों में बड़ा असंतोष निर्माण होता है। और इसलिए एक प्रयोग मैंने हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे शहर में किया है कि जो सीवेज का वाटर है उसको रिसाइकलिंग करके पावर को 120 MLD वाटर हम महाराष्ट्र सरकार की जनरेशन कंपनी को दे रहे हैं। मैंने ऐसे ही मुंबई का कैलकुलेशन किया था, तो मुंबई में जितना पानी, गंदा पानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा समुद्र में छोड़ा जाता है, वो अगर निकाला जाए तो उससे कम 40,000 मेगावाट पावर तैयार हो सकती है। इतना पानी समुद्र में हम भेजते हैं और पानी पूरा समुद्र गंदा करते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि सब एनवायरमेंटलिस्ट इसका विरोध करते हैं। जब वरई बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट के बारे में अंग्रेजी अखबार के खूब लोग उसके विरोध में लिखते थे, तो मैंने एक दिन तय किया कि हमारे अधिकारियों के साथ सबको मैं यहां आपके बांद्रा के इसमें लेके आया
और वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि सब मछलियां मर जाएगी। जब हम आए तो वहां देखे तो उन्होंने देखा, मैंने पूछा यहाँ समुद्र का है? तो बोले ये गटार है। तो मैंने उनको पूछा गटार में मछली होती है क्या? बोले नहीं। तो मतलब आप क्यों लिख रहे हो? और इसलिए एक एक प्रोजेक्ट को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस हाईवे, पर इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो पहली बात, आगे जाने के लिए हमको इस कानून में सिंप्लीफिकेशन लाना होगा और उसके साथ साथ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का भी रक्षण करना होगा। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच को स्वीकारना होगा। मुंबई के एयरपोर्ट की अभी आज ही मैंने टीवी पर देखा कि हमारे महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। आज दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, और आज मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से मुंबई आने के समय जो है वो पहुंच जाते हैं, पर एक एक डेढ़ घंटा ऊपर में घूमना पड़ता है। कितना फ्यूल वेस्टेज होता है। नए एयरपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस और इतने डिबेट होते हैं कि आज स्थिति ऐसी होगी, इसमें कितना नेशनल लॉस है इसका कोई हिसाब नहीं करता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में हाईवेज की स्थिति, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे सौभाग्य मिला कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई थी और उसमें पहली बार देश में गांवों को जोड़ने वाली 60,000 करोड़ की एक योजना तैयार हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उसी समय दूसरी योजना तैयार हुई नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग करने की। बहुत दिल्ली में चर्चा चलती थी कि पैसा कहां से आएगा, और जब रिपोर्ट देने के समय मैंने प्राइम मिनिस्टर को सुझाया कि आप छोटा सा काम करिए कि पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे लीटर सेस लगाइए, 25 पैसे नेशनल हाईवे को और 25 पैसे रूरल रोड को दीजिए, उसमें से काफी अमाउंट मिलेगी और 6 साल में हम योजना को पूरा कर सकेंगे। अभी तक किसी ने एजिटेशन भी नहीं किया, किसी को पता भी नहीं चला, पर ये 50 पैसे ने चमत्कार किया और हमारे आज करीब 39,000 करोड़ खर्चा करके करीब 1,80,000 गांव को मजबूत सड़क बनाई गई। और नेशनल हाईवे का तो नेटवर्क आपने कितना बड़ा तैयार हुआ है आपने देखा है। अब केवल 4 लेनिंग से चलेगा नहीं, अब हमको एक्सप्रेस हाईवे नेटवर्क फॉर मेट्रो सिटीज, दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री। आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाइए तो 400-400, 500-500 किलोमीटर लोग अपने गाड़ी से ही जाते हैं क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं। अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड जैसे रोड अगर हम मुंबई बेंगलोर, बेंगलोर दिल्ली, बेंगलोर चेन्नई, चेन्नई मुंबई, कलकत्ता, ये सब मेट्रो सिटीज के लिए नेशनल हाईवे से अगर जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्लानिंग अभी बनाने की आवश्यकता है। और इसमें से मेरी खुद की ऐसी मान्यता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपने भी अवेयरनेस निर्माण करने के लिए सहकार्य करना चाहिए, कि सरकार ने सब चीजें करनी चाहिए, ये कोई बराबर नहीं है। आपके लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जब छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट इंडिया बुल ने लिया था, उन्होंने 90 पैसे यूनिट से पावर देने की तैयारी बताई। एक जगह रिलायंस ₹1.19 दे रहा है, ₹1.45 से मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट कारपोरेशन के कॉस्ट ₹2.40, ₹3.25 तक आती है। तो लोग अगर सस्ते में पावर देने के लिए तैयार है तो बजट के पैसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके लिए क्यों करनी चाहिए, चाहे जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन हो। जहां जहां संभव हो वहां वहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना चाहिए और ये इकोनॉमिकली वायबल है। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मुंबई पुणे एक्सप्रेस है और जो फ्लाईओवर्स बने हैं, ये 1800 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने हैं। और आज तो स्थिति ऐसी है कि पैसा भी वापस हो गया। ये फ्लाईओवर के लिए 23 साल की मुदत एमएसआरडीसी को मिली थी और 9 साल में ही पैसे वापस हो गए। अब इनको 23 साल टोल लेने का अधिकार है। मैंने हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि आप इन 9 साल में टोल वसूल हो गया, अब इसको 23 साल में आगे के जो 14 साल है उस टोल को बैंक में सिक्योरिटाइज करो, आपको 5,000 करोड़ मिलेंगे। 5,000 करोड़ से एक्सप्रेस ये वरेली सीलिंग को आप नरीमन पॉइंट तक लेकर जाओ, फिर उस टोल को सिक्योरिटाइज करो, उससे 3,000 करोड़ मिलेंगे। वो 3,000 करोड़ की इक्विटी और 2-3-4 प्रोजेक्ट को दो, उसको 20 और रास्ते बनेंगे। तो गवर्नमेंट पैसे की जरूरत ही नहीं है। इफ देयर इज ए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इस बात को हम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पावर के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में
फ्लाईओवर्स हो, टनल्स हो, रोड्स हो, इस सब सेक्टर्स में प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बड़े प्रमाण पर बुलाना चाहिए। और बजट का जो पैसा है वो जहां इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं है, जहां इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 से कम है, 11 से कम है, ऐसे प्रोजेक्ट में ही बजट का पैसा खर्चा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। 47 के बाद जो 3 विचारों की चर्चाएं थी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, उसके साथ जो चर्चाएं के माइंड सेटअप बने हैं, उसके कारण परिस्थिति ऐसी हुई कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट अंडर सेक्टर्स में हुआ, अंडरटेकिंग में हुआ। उसमें से 95% इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने 60,000 करोड़ के हवाई जहाज क्यों खरीदी की है। जब प्राइवेट प्लेयर अगर हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार है और रेट बढ़ने के बजाय अगर कम हो रहे हैं, तो सरकार 60,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी करके बजट का पैसा उसमें क्यों डालती है, ये मेरे समझने के बाहर है। देयर आर सम डिफरेंट रीजन फॉर दैट, क्योंकि वो सरकार ने खरीदने के कारण उसके बेनिफिट्स कुछ लोगों को मिल सकते हैं, इसलिए शायद खरीदते होंगे। पर आज बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पानी के बारे में मुझे लगती है कि रिवर कनेक्टिविटी इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए, आप कितना भी कॉन्फ्रेंसेस आपकी लो, जब तक जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है जिनका इनकम $2 से कम है, जो 50% लोग हैं जो 20 रुपए रोजी से कम पैसे कमाते हैं, उनके पास जब तक पैसा नहीं जाएगा और उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा और उस एरिया का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में भी इतनी गर्मी नहीं आएगी। क्योंकि बेसिक कंज्यूमर वो है। और बेसिक प्लानिंग को निग्लेक्ट करना, ये 47 से चलने के कारण आज हालत खराब है। इरिगेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे देश में 3 लिस्ट है, वन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जो काम है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो काम है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ इरिगेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कितनी बड़ी गलती है देखो, और अभी भी कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली, मैं तो हर बात को दिल्ली में भी गया हूं, परस्यू कर रहा हूं इसको। अगर इरिगेशन को अगर कॉन्करेंट लिस्ट में लिया जाएगा और अगर उसमें 50% फ्रॉम सेंटर एंड 50% फ्रॉम द स्टेट, ये अगर किया जाएगा तो महाराष्ट्र में ही अभी 8,000 करोड़ का इरिगेशन का बजट है और 8,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं। 16,000 करोड़ अगर साल का होगा तो बजट बढ़ते हुए जाएगा। तो 5 साल में 1,20,000 25,000 करोड़ अगर इरिगेशन पर खर्चा होंगे तो ना बाढ़ आएगी, ना गांवों में गरीबों का नुकसान होगा। और इस पानी से जो इरिगेशन बढ़ेगा उससे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का जीडीपी आज है उससे 3 गुना और 4 गुना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। पर दुर्भाग्यवश उसको लगातार हमने निग्लेक्ट किया है और उसका परिणाम यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नॉन वायबल बनी है। आज इस प्रकार की स्थिति है कि कमोडिटी एक्सचेंज में, शायद आपको मेरी बात शायद ठीक लगेगी या नहीं लगेगी मुझे पता नहीं, 2008-2009 में 10 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ और डिलीवरी केवल 3,560 करोड़ की हुई। 0.33% डिलीवरी है एंड 99.67% स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन है। जब किसान कोई चीज तैयार करता है तो उसको भाव नहीं मिलता और 6 महीने में कंप्यूटर के नेटवर्क पर प्राइसेस बढ़ती हुई आसमान पर पहुंच जाती है और 26 और 28 रुपए हो जाती है। ना आम आदमी को कोई सस्ती प्राइस मिलती है जो कंज्यूमर खरीदता है, ना किसान को कीमत मिलती है और बीच में स्पेकुलेटर्स और मैन्युपुलेटर्स की कंपनी 300% प्रॉफिट कमाती है। तो कैसे 14-16 घंटे का लोड शेडिंग है। मैंने खुद, मेरे यहां संतरे के अच्छे झाड़ थे, करीब 1000 झाड़ तोड़ डाले क्योंकि पानी नहीं है। 16 घंटे लोड शेडिंग है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, कोई पैसा किसानों को देता ही नहीं। अगर देने की बात आती है तो वो एनपीए है। अगर उसको कोई करना है तो मैं भी शुगर फैक्ट्री चलाता हूं और कोशिश करता हूं तो बैंकों से उसको लोन नहीं मिलता, तो मैं अपने कैपिटल से उनको फर्टिलाइजर और सीड के लिए पैसे देता हूं। मैं भी ऐसे ही प्रयोग करता हूं। तो गांव में ही काम करो, एग्रीकल्चर में ही काम करता हूं और आप जैसे लोगों से सीख कर मैंने ऐसे 1 लाख रुपए मेरी इक्विटी थी और 90 करोड़ रुपए लोगों से लिए और अब 36 मेगावाट में पावर जनरेट करता हूं और एक बायोफ्यूल में बायोडीजल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर इसमें काम करता हूं। तो अभी मुझे 500 करोड़ के एसेट्स खड़े हुए हैं और वो सब गरीब और किसानों के इसमें उसका यूटिलाइजेशन होता है।
बहुत ऐसी बात है कि देयर इज जो सोशल इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले भी अच्छे लोग हैं, और कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव लेकर भी काम करते होंगे, तो इनकरेज देम, लेट देयर बी ए कॉम्पिटिशन। एक समय ऐसा था कि नागपुर से मुंबई फोन करने के लिए 66 रुपीज लगते थे, अब 40 पैसे में बातचीत होती है। तो कंज्यूमर इज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो गवर्नमेंट तो और लाइसेंस राज करके रिस्ट्रिक्ट क्यों करती है? मोर रिस्ट्रिक्शन, मोर कमीशन, मोर करप्शन। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनकी मजाक में मैंने एक बार कहा था, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, तो उन्होंने उपाय ढूंढा उसके ऊपर, नो जनरेशन नो लॉसेस। बोले ज्यादा जनरेशन किया तो लॉसेस बढ़ते, द बेस्ट ऑप्शन इज नो जनरेशन नो लॉसेस। ऐसा कैसे चलेगा? और इसलिए 25 साल का देश का डेवलपमेंट का मॉडल तैयार करना होगा। एक मॉडल इंडस्ट्री का रहेगा, एक मॉडल एग्रीकल्चर का रहेगा, और कॉमन मैन को जब तक आप सामने रखकर योजनाएं नहीं बनाओगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। और मैं ये मानता हूं कि ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन सब बातों के बजाय किसी भी बड़े व्यक्ति ने किताब में लिखी हुई अर्थनीति के आधार पर देश नहीं चल सकता, क्योंकि हर साल समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। प्रैक्टिकल चीज जो है वही ध्यान में रखनी पड़ेगी, हाउ वी कैन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ कैन वी कैन इंक्रीज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल सेक्टर, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन्स। इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वी हैव ओनली 1/3 कैपेसिटी, गोडाउन में अनाज रखने की 1/3 कैपेसिटी है। अगर ये कैपेसिटी अगर 1/3 की अगर पूरी की तो उससे करीब 25 लाख ग्रामीण युवकों को रोजगार मिल सकता है। पोटैटो के बारे में बंगाल में और उत्तर प्रदेश में लोगों ने इस साल 2 रुपए किलो में पोटैटो रास्ते पर फेंक दिए, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। मैंने एक बार कहा कि इतने बड़े बड़े स्मारक, लखनऊ में गया था, इतने बड़े बड़े स्मारक और प्रतिमाएं नेता लोग अपनी बना रहे हैं, उसके बजाय अगर 100 कोल्ड स्टोरेज 1-1 लाख टन के बनते तो लाखों किसानों के आलू रास्ते पर नहीं जाता। बेसिक बातों के तरफ हम लोगों का ध्यान कम जाने के कारण हमारी इंडस्ट्री और आपका भी सेक्टर जो है वो भी तकलीफ में आएगा। मेजोरिटी एट लार्ज उनका पर कैपिटा इनकम और उस क्षेत्र का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो आप कितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाओगे, आपके बिजनेस में टर्नओवर कैसे होगा? और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में देश का विचार करना चाहिए। और ऐसे अनेक सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है आपने भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी। मैं परसों उत्तराखंड गया था और रात को मैं हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ, मैं जहां जाता हूं तो चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग करता हूं, तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ जो पत्ती गिरती है पेड़ की, तो बोले हाँ बहुत कठिन है, इससे आग लगती है। तो बोला इसका बाय गैसिफिकेशन, आप हिमालय के अंदर पावर नहीं लेके जाए, बाय गैसिफिकेशन वहां पावर क्यों नहीं जनरेट करते हो? मैंने तुरंत उनको बड़ौदा के कंपनी का एड्रेस दिया कि उसको बुलाओ, 5 मेगावाट 10 मेगावाट पावर तैयार करो, बाय गैसिफिकेशन हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि उनको मैंने कहा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री 6 जगह पर 5-5 हेलीपैड बनाइए और मार्केट करिए तीर्थाटन को। ये रिलीजियस टूरिज्म है, लोगों के पास पैसा है, दे वांट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स, अच्छे रोड चाहिए। तो आप उनको डायरेक्ट, अगर देहरादून पर कोई भी फ्लाइट उतरती है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर कहीं से, वहीं से हेलीकॉप्टर से 2 दिन पूरा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश करके फिर से तीसरे दिन अपने घर जा सकते हैं। पीपल आर रेडी टू पे। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट एंड पीपल आर रेडी फॉर दैट। और एक टूरिस्ट जब आता है तो 86 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं फॉरेन में जाता हूं, यूरोप में परसों था, अनेक इंडियंस को देखता हूं। साउथ अफ्रीका में मसई मारा में गया था, वहां इतने इंडियंस मैंने देखे, गुजरात से आए हुए थे, इतने लोग आए थे। यूरोप में पूरे हमारे लोग जा रहे हैं। ये लोग हमारे देश में जा सकते हैं, हमारे यहाँ अच्छा फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है। मसई मारा में कहां फॉरेस्ट है? हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है। हमारे यहाँ नागपुर के पास मटका कर्माझरी करके है, उसमें ताज में रिसोर्ट बना है, 3-3 महीने रूम नहीं मिलती है। टाइगर है, बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, उसका मार्केटिंग नहीं होता।
अगर टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बहुत बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव करके आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार अलाउ करती है, तो आज उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा 5000 ट्राइबल लड़के को हमारे बाजू में मध्य प्रदेश ने किया हुआ है, 5000 ट्राइबल्स को काम मिला है। 25,000 रुपए के 5 लोग वहां थे जो एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में एमएससी हुए, जो उसके बारे में गाइड करके काम करते हैं। और मारुति और टाटा मोबाइल की गैंग में 9 लोग बैठते हैं, गाइड है, सिक्योरिटी वाले हैं, पूरे जंगल में घूमते हैं और टाइगर देखने के लिए, हाथी सभी मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ। लोग इतना जाते हैं और उससे वहां के ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। सरकार की इन्वेस्टमेंट की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े प्रमाण पर आज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और चाइना और हमारे बीच में जो स्पर्धा है वो बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे स्थिति में आने वाले 5 साल में हम अगर दोनों सेक्टर को इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेवलपमेंट का प्लानिंग अगर करते हैं और केवल गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, मैं फिर से आपको कहता हूं कि सरकार के पैसे को बचा के रखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू कंट्रोल द पॉलिसीज, दे आर नॉट सपोज टू रन द बिजनेस। जिसका राजा भिखारी उसकी जनता भिखारी। ये बड़े बड़े होटल सरकार के लिलाव में चले गए और प्राइवेट ने लेकर करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सरकार बिजनेस नहीं कर सकती, बेसिक माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। और मैं कभी कभी कहता हूं तो मुझे कहते कि तुम कैपिटलिस्ट हो, तो मैंने उनको कहा कि मैं कैपिटलिस्ट नहीं हूं। द इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट is giving more priority to the rural and poor sector of the society, who is the last man of the society, जो शोषित है, पीड़ित है, उसके पास ज्यादा पैसा खर्चा हुआ ऐसा मुझे लगता है। मुंबई के फ्लाईओवर्स मैंने इसलिए बनाया कि मुझे बजट गढ़चिरौली और सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी में ट्राइबल्स लोगों के लिए काम करना था। तो बजट में जो पैसा था फ्लाईओवर्स का पूरा बच गया, तो मैं 250 करोड़ के काम, जो नक्सलेट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, उसमें 250 करोड़ के काम कर सका। 16,000 गांव को पक्के रास्ते बना सका महाराष्ट्र में, क्योंकि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और इस प्रोजेक्ट में सरकार के पैसे नहीं डाले और लोग भी खुश है। अगर पुणे से मुंबई 8 घंटे अगर समय लगता था, वो 2.25 घंटे में हो गया, तो उतना पेट्रोल बचता है ना, उतना समय बचता है, तो पीपल आर हैप्पी टू पे द टोल और उससे प्रोजेक्ट भी अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सेक्टर्स है। और जो पावर के सेक्टर, पावर का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, टूरिज्म का हो, इवन एजुकेशन में देखो आप, एजुकेशन भी कभी कभी नो ग्रांट पर एजुकेशन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसा मैं मजाक में कहता हूं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। एक एमडी की एडमिशन 1,65,00,000 रुपए पर गई है महाराष्ट्र में। अब ये तो हम तो इसका विरोध करें, वो कानून बनाने वाले हैं कि इसको इस प्रकार से व्यापारीकरण मत। आई कैन अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स कितने परसेंटेज पे चाहिए। 1 रुपया डालकर 1 साल में 1 रुपया कमाना तो लोगों की लूट होगी। 20%, 22% तक के रिटर्न आई कैन अंडरस्टैंड। अगर गवर्नमेंट में कैलकुलेशन करेंगे आप 20-22, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होशियार है, उसको 25-30% तक आराम तक ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से लेकर, हेल्थ सेक्टर से लेकर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सब फील्ड में जो लोग आते हैं और जो क्वालिटी से काम कर सकते हैं, उनको इंकरेज करना चाहिए। हम लोग इसके लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और देश की तरक्की होने की दृष्टि से 3 ही बातें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, पर्टिकुलरली रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा, इरिगेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डालकर अगर उसमें हमने दिया तो उससे बहुत पैसा इरिगेशन में अगर यूज होगा, वाटर मैनेजमेंट आएगी, ड्रिप स्प्रिंकलर आएंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो आज किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो है कि दोनों सेक्टर में विशेष रूप से जो इसेंशियल सेवाएं हैं, पावर की होगी, रोड की होगी, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, सीड, फर्टिलाइजर का 3 साल से ब्लैक मार्केट हो रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज। मैं आखिर में एक बात कहूंगा, द इन्फ्लेशन एंड प्राइस रीच is not related with the caste, religion, creed, sex of anybody, any individual, but it is related with the wrong economic policies and bad governance. I am not going to criticize on any political party. I don't want to use this platform for that. I am only talking about the economics. और मुझे लगता है कि ये चीज जो है, इसको बदलने के लिए हमको एनवायरमेंट भी तैयार करना पड़ेगा, माइंड सेटअप भी बदलना पड़ेगा। इसमें गरीब का भला भी है और देश की तरक्की है। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे,
डॉलर का स्टॉक बढ़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई की जब प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। अगर आपने वहां ठीक से काम किया, जैसे हम लोग एक 265 नंबर की एक गन्ने की जात लगा रहे हैं, उसका पर एकड़ उत्पादन 100 टन है। अगर 1700 रुपए भाव मिलता है तो 1,70,000 रुपए का गन्ना हुआ, 15,000 रुपए खर्चा गया, तो पर एकड़ 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट है। और मुझे बताइए, अगर 15 लाख और 20 लाख किसान को मिलेगा तो वो मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने के लिए किस लिए आएगा? अगर गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे तो शहर बकाल नहीं बनेंगे। झोपड़पट्टी के ये क्रिमिनलाइजेशन के जो दुनिया भर के प्रश्न आज शहरों में खड़े हुए नहीं होंगे। ये जो पूरी तरह से बिगड़ी हुई स्थिति, इसका कारण रॉन्ग इकोनॉमिक अप्रोच फॉर आवर डेवलपमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बदला जा सकता है। रिवर कनेक्टिविटी की जो योजना है, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और मिल सकता है। हिमालय में जब पानी निकलता है, हर साल हम लोग 1,60,000 करोड़ से ज्यादा गांवों में बाढ़ के कारण नुकसान होता है, ये बचाया जा सकता है। और गंगा का पानी कावेरी से चेन्नई तक चला जाएगा तो कितना बड़ा ग्रीनरी खड़ी होगी, कितना इरिगेशन खड़ा होगा, कितना पर एकड़ उत्पादन बढ़ेगा, कितना फूड ग्रेन का उत्पादन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी होगी कि देश की तरक्की हो जाएगी। और इसलिए मैं आपसे एक ही आखिरी में प्रार्थना करूंगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए। आपकी बात आप भले सोचते रहिए, गड़बड़ हो जाएगी। जब बाढ़ का पानी जब गांव में घुसता है तो वो किसी के घरों को आइडेंटिफाई नहीं करता कि हिंदू है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन है, जैन का घर है, कौन सी भाषा बोलने वाला है, वो सबके घर में घुस जाता है। अगर इकोनॉमी उध्वस्त होगी रूरल एरिया की तो आप कहां से पनपोगे? जब तक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पूरी तरह से विचार नहीं होगा और जब तक परचेसिंग पावर जो विशेष रूप से रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉपुलेशन की नहीं बढ़ेगी, तब तक पर कैपिटा इनकम और जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तब तक इंडस्ट्रियल और आपके भी सेक्टर में ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच में विचार करके ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। चाइना ने इन्फ्लेशन रेट कम रखा है और ग्रोथ रेट बढ़ा है। गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है और महाराष्ट्र में 4% से कम है और देश में 0.2% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। मुझे बताओ कहां कैसे देश की तरक्की होगी? और इसलिए आपका ये जो इन्वेस्टर फोरम है, आप सब लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, आपका भविष्य में बहुत अच्छा योगदान है। आपके ब्रेन से, आपके विजन से आप जहां कुछ उद्योग शुरू करोगे वहां विकास की गतिशीलता बढ़ेगी और मुझे लगता है कि इसमें देश की तरक्की होगी और इसमें आपका भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, रहने वाला है और आगे भी रहेगा। और आप सोचते समय पूरी चीजों को इंटीग्रेटेड अप्रोच में जरूर सोचिए। सरकार की लेवल पर जो चीजें बदलने की है वो बदलने की कोशिश हम करेंगे। जहां रूलिंग पार्टी है वहां हम सरकार के द्वारा करेंगे और जहां अपोजिशन पार्टी है उसमें सरकार को कहकर करेंगे। डेमोक्रेसी में होता है, ये आता है वो जाता है और हमको अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से ये जो पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रूरल एरिया में लाकर ग्रोथ रेट को बढ़ाकर ये जो डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एग्रीकल्चर रूरल एंड अर्बन सेक्टर में हुआ है उसको दूर करके इंटीग्रेटेड ग्रोथ कैसी होगी उसके आधार पर हम जरूर कोशिश करेंगे और उसके बेनिफिट आप सबको भी निश्चित मिलेंगे। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। आपके कोई सजेशंस हो गए तो उसको मेरा इंटरनेट नंबर मैं जरूर दूंगा, आप जरूर आपके सजेशन हमको भेजिए। फिर से एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। So, if you've got a question, yes, please raise your hand and introduce yourself. Yeah, Nikunj Doshi from Bay Capital. एक अच्छा ऑपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है, बट इंडिया में हमने देखा है कि जो भी पार्टी रूलिंग है वो जब भी ऑपोजिशन में आती है तभी वो खुद की ही पॉलिसी को इफ इट इज प्रपोज बाय द रूलिंग पार्टी वो अपोज करता है। मीन्स इंडिया में ऑपोजिशन का डेफिनेशन है कि ऑपोजिशन हैज टू अपोज एनी पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। ऐसा क्यों है एंड व्हेन इट इज गोइंग टू चेंज? ऐसा सब जगह पर नहीं होता। जैसे अभी नक्सलिज्म के प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं,
हमने पूरे गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है। अब न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना भोपाल का गैस कांड हुआ, उसके बाद में आपको मालूम है सब कुछ क्या हुआ है। और न्यूक्लियर पावर अगर 17 करोड़ पर मेगावाट की है तो फिर ये हाइड्रो पावर का पोटेंशियल क्यों नहीं यूज करते हैं, सोलर पावर को इंकरेज क्यों नहीं करते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर अमेरिका में 7 साल से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, फिर भी सरकार की जिद है कि हम न्यूक्लियर पावर ही देश में आएंगे, उनके सब पुराने प्लांट हमारे देश में क्यों लाएंगे। तो दे आर डिबेटेबल इश्यूज, पर बहुत से बार ऐसा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट रहते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने में कोई उसमें अड़चन नहीं है। पर एक बात आप समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। हम 80% तो इसका पालन करते हैं, पर 20% कभी कभी हमको परिस्थिति देखकर हमको भी हमारी भूमिका के बारे में थोड़ा आगे सोचना पड़ता है। दैट इज द पॉलिटिकल कंपेशंस वाले। और जब हम भी आते तो वैसे ही होता है। अब इसको कभी कभी कोई चीजों के बारे में एकदम स्टैंड लेने से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स में लोगों का टेम्परामेंट कैसा है उसको ध्यान में लेकर कुछ बातें तय करनी होती है। जनरली हमारे ऐसे कम प्रॉब्लम है, पर बाय एट लार्ज नेशनल इंटरेस्ट में जो भी पॉलिसी सरकार की होगी और जिसमें गरीब आदमी का और सरकार का और देश का हित होगा उसमें हम सरकार को जरूर सपोर्ट करेंगे, उसमें विरोध नहीं करेंगे। आपको लग रहा है जीएसटी रोल आउट हो सकेगा? मुझे नहीं लगता। आजकल ऐसा कुछ ज्यादा बोलना भी तुरंत टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज करके चली जाएगी शाम। Yeah. Hi, I'm Rahul Chadha from Mirae Asset Hong Kong and over here. I think what you said was a good, refreshing thought, and that's what we've seen from government when it comes, like it was President's speech to the Parliament last year. It was very logical, very refreshing. Everybody knows what is to be done, but still nothing is done. I mean, why is it so? At the time of the Mumbai-Pune Express Highway, I have a very good incident at Pune. It happens. When there was Meet the Press, one of the journalists asked me, what is the cost of the project? At that time, the lowest tender from Reliance that was rejected, for that tender was 3600 crores. And there was a debate in the country for that. तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा 2000 करोड़ लगेंगे। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने उनको कहा था 5 करोड़ रुपए है। एक्चुअली 5 ही करोड़ थे। कितने साल में पूरे करोगे? तो 2.5 साल में। तो पूरे मीडिया के लोग हंसने लगे और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास पैसे भी नहीं, 2.5 साल में पूरी करोगे, तो आप ये कहां से होगा? तो मुझे भी समझ में नहीं कि मैं क्या जवाब दूं, पर मैंने एक बात उनको कही थी कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप. For the development, we need strong political will. And as far as my assessment is concerned, even more than resources and technology, the strong political will is more important than that. And lack of political will is the biggest problem for our country. We need politics for development and politics for progress. And strong political will we need for our politician. I am trying my level best that my party can do something in this direction. I don't want to talk about the other parties, but only thing which I want to argue that we need strong political will and fast track decision making process, constructive thinking, teamwork. At the same time, politics for development should be a mission. This is for the country. Then we can change the socio-economic scenario of the country. This our country needs. All political party needs this approach. Let us hope for good future. Just one more question over here on the Naxalite problem. That's affecting a large resource base in the country. So what's your sense? How should that be tackled? That is not a socio-economic. From Pashupati to Tirupati, एक रेड कारपेट एरिया बनाना चाहते, 230 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हुए हैं और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही उद्ध्वस्त करना चाहते हैं।
मुझे लगता है इट नीड स्ट्रांग पॉलिटिकल विल फ्रॉम द गवर्नमेंट टू फाइट विद दिस फोर्सेस, और इसको कड़ाई से उसका सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार करती है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे और बार बार सरकार के पीछे हम खड़े रहें। हो गया? थैंक यू वेरी मच।